जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्यापार कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आंतरिक व्यापार किस प्रकार था, साथ ही बाह्य यानी कि विदेशों के अंदर उस समय जो विदेश जैसे कि मेसोपोटामिया है उनके अंदर व्यापार किस प्रकार होता था, किन किन का व्यापार होता था। फिर इनके बाद में देखेंगे कि इनके बाद में कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सामाजिक संगठन था, कहने का मतलब यह है कि समाज किस प्रकार वहाँ पर बना हुआ था, वहाँ पर राजा था या नहीं था, है ना। राजा था, किस प्रकार का प्रशासन प्रशासन की देखरेख कौन करता था, कैसे करता था। फिर इन्हीं के अंदर हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी क्या विशेषता थी, किस प्रकार के लोग थे, उनका शारीरिक किस प्रकार था। तो आइए चलते हैं। ये हमारी इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास की 15 सीरीज कंप्लीट कर लिया है। ये सीरीज नंबर है 16। इसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इससे पहले की जो पार्ट है उनको देखा था। अब इसके अंदर जो पार्ट नंबर है 5वां, इसी के अंदर हम जो तीनों टॉपिक है व्यापार, सामाजिक संगठन और शारीरिक विशेषता की बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्यापार व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर या कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर उस समय व्यापार का प्रचलन होने लग गया था। अब ये व्यापार किस प्रकार होता होगा, तो ये से हम अनुमान लगाते हैं कि व्यापार स्थल से शायद स्थल से भी होता होगा और शायद जहाज़ों के द्वारा भी होता होगा, क्योंकि उस समय हमके जहाज के जैसे बंदरगाह है उनके अवशेष मिलते हैं। बंदरगाह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ पर ही मिलते हैं। साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो तटवर्ती इलाके हैं जो महासागर से जुड़े हुए हैं उन इलाकों पर हमको बंदरगाहों के अवशेष मिलते हैं। कहने का जैसे कि लोथल है तो यहाँ पर से भी व्यापार किया जाता था। सुतकागेडोर जो कि पाकिस्तान के अंदर है वहाँ कैसे भी हमें व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसी के आधार पर हमारे जो इतिहासकार है, जो हमारे इतिहासकार है, उन इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता जो सभ्यता थी उस सभ्यता के अंदर व्यापार होता था तो उन व्यापारों को दो भागों में बांटा है। पहला भाग तो होता है कि आंतरिक व्यापार, जो कि आंतरिक व्यापार में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही व्यापार होता था। कहने का मतलब जो एक स्थान है जैसे कि मोहनजोदड़ो से हड़प्पा या कह सकते हैं लोथल से मोहनजोदड़ो। आंतरिक व्यापार पहले इतिहासकारों ने कहा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में एक व्यापार था, इस व्यापार में पहला भाग हमने किया आंतरिक व्यापार। फिर एक बाह्य व्यापार। अब ये बाह्य व्यापार विदेशों में होता था, उस समय विदेश में होता था। अब जैसे कि आंतरिक व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के समय बहुत प्रचलित था, या कहें कि विकसित अवस्था में था। विकसित अवस्था में कैसी था कि भाई हमको सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें मिली है, अब वो सड़कें कैसी है, चौकोर है, उत्तर से दक्षिण सीधी सड़कें हैं। तो अब ये सड़कें क्यों बनाई गई होगी, किसी को जाने के लिए। तो इसे जाहिर सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार जो परिवहन के जो मार्ग थे वो बहुत ही अच्छे थे, अच्छे देखने को हमें मिले। जैसे कि मोहनजोदड़ो में ऐसी व्यवस्था हमको कहीं देखने को नहीं मिलती है जैसे हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि भाई वहाँ पर है ना, वहाँ पर व्यापार किया जाता था। आंतरिक रूप से व्यापार बहुत ही प्रमुख कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रकार का था। इससे के बाद में हम देखें कि आंतरिक जो जाल बिछा हुआ था, इसके अंदर एग्जाम्पल हम देखें तो जो तांबा है, उस समय तांबा जो राजस्थान है उस राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खैतरी। उस जगह पर तांबा, वहां पर खाने हैं तांबे की, तो यहीं से तांबा काट कर, तांबा राजस्थान के खेतड़ी, यहाँ से तांबा निकालकर, खानों से तांबा निकालकर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में दूर दूर तक जाता था। जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ पर जो तांबा की सप्लाई होती थी तो तांबा की सप्लाई राजस्थान के खेतड़ी जो वहाँ पर खाने हैं, जो वर्तमान में भी वहाँ पर तांबे के खाने हैं, तो इन खानों से ही वहाँ पर तांबा जाता था। तो अब यहाँ पर तांबा यहाँ से वहाँ जाएगा तो इसके लिए एक व्यवस्था होना आवश्यक है। तो इस व्यवस्था कि एक आंतरिक व्यापार तंत्र से जुड़ा हुआ था। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है इन साक्ष्यों से, जो यहाँ पर हम खेतड़ी से यहाँ पर तांबा गया, इससे यह साक्ष्य प्रमाणित हो जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पर आंतरिक जो व्यापार था वह बहुत ही अच्छी दशा में था। इनके बाद में हमारे इतिहासकारों ने कहा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के समय यहाँ पर विदेशी व्यापार या बाह्य सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर भी व्यापार प्रचलित था। अब ऐसे इतिहासकारों ने कहा तो क्यों कहा, क्योंकि इतिहासकारों को साक्ष्य मिले हैं। हम उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर बताएंगे कि व्यापार कैसे था। तो इतिहासकारों ने खोजा कि इतिहासकारों ने कहा
कि भाई हमको है ना जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भारत सिंधु घाटी सभ्यता और उस समय की जो विदेशी सभ्यता थी उनके साथ व्यापार होता था। अब इतिहासकारों ने कहा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको साक्ष्य मिले हैं। तो वो साक्ष्य इतिहासकारों को एक तो भारत में मिले हैं और एक भारत से बाहर मिले हैं, है ना। यानी कि व्यापार होता था विदेशों के साथ, इसके हमको साक्ष्य मिले हैं। तो इतिहासकारों को दो प्रकार के साक्ष्य मिले। उन्होंने कहा इतिहासकारों ने कि एक तो वे साक्ष्य जो कि भारत में हमको मिले हैं, भारत में हमको मिले हैं। तो इतिहासकारों ने कहा कि भारत के अंदर जो विदेशी साक्ष्य मिले हैं कि जो लोथल है ना, जो कि गुजरात के अंदर लोथल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान था। तो इतिहासकारों ने कहा कि लोथल के अंदर है ना में जो कि फारस की जो खाड़ी है, जहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता थी उस समय की, तो हमको लोथल जो कि गुजरात में है, इस लोथल में हमें जो कि फारस यानी कि मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। इतिहासकारों ने कहा कि गुजरात का जो लोथल है ना, इस लोथल पर हमको उस समय जो विदेश था, उस समय का विदेश मेसोपोटामिया या कहें कि फारस की खाड़ी थी, उस फारस की खाड़ी के जो लोग मोहरों का प्रयोग करते थे ना, ये हमको लोथल में मिली है। अब लोथल में क्यों आई? तो इतिहासकारों ने कहा कि व्यापार होता होगा, इसलिए तो यहाँ पर मोहरें हमको मिली है ताकि उन जो सामान है उन सामानों पर मोहर लगाई जा सके। फिर इतिहासकारों ने कहा कि अब हमको भारत में एक और साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने कहा कि जो कालीबंगा है ना, कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में जो कालीबंगा है, जो स्थल है, इतिहासकारों ने कहा कि इस कालीबंगा पर हमें है ना जो बेलनाकार मोहरें मिली है, बेलनाकार मोहरें मिली है ना। और ये बेलनाकार मोहरें है ना, जो कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, वो सभ्यता वहां के लोग बेलनाकार मोहरें बनाते थे। तो इतिहासकारों ने कहा कि देखो ये बेलनाकार मोहरें है ना जो कि मेसोपोटामिया में मिलती है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा यहाँ पर क्या कर रही थी। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि वहीं के व्यापारी शायद यहाँ आए होंगे और उन्हीं से ये जो मोहरें हैं रह गई होगी। इसके बाद में हमको सिंधु घाटी सभ्यता, हमारे इतिहासकारों के भाई व्यापार होता था, तो इस व्यापार के विदेशों में भी साक्ष्य मिले, विदेशों में भी साक्ष्य मिले। अब विदेशों में हमको जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनकी कुछ वस्तुएं मिली है, कुछ सामान मिले हैं, कुछ जैसे कि इतिहासकारों ने कहा कि जो मेसोपोटामिया है ना, जो कि फारस की खाड़ी में कहें कि मेसोपोटामिया उस समय का विदेश था, उस मेसोपोटामिया में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के मनके, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मानते थे, मनके, ये मनके और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी, वो मोहरें मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां पर हमको देखने को मिलते हैं, है ना। फिर इतिहासकारों ने कहा कि जो अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान है, उस अफगानिस्तान में हमको जो कि मेसोपोटामिया के जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के मनके और मोहरें मिलती है। तो इसके बाद में जो तुर्कमेनिस्तान है, उस तुर्कमेनिस्तान में भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे और मनके मिलते हैं। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहीं से मोहरे और मनके क्यों गई होगी, ताकि क्या पता व्यापार किया जाता हो, ताकि उन मोहरों से ये प्रमाणित किया जाता हो कि भाई ये जो आया है ना वो प्रमाणित है। अब इसके बाद में देखें कि आयात की वस्तु क्या क्या थी, कि सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशों से सामान मंगवाया जाता था। तो उन सामानों में हमको प्रमुख देखने को मिलता है वो है लाजवर्द मणि, जो कि एक विदेशों में उस समय मिलती थी। साथ जो टिन है ना, टिन, ये भी विदेशों से मंगवाया जाता था। अब इसके बाद में हम बात करें कि सामाजिक संगठन की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको प्रशासन किस प्रकार था, या कहें कि वहाँ पर इसका निर्माण करने वाला, या कहें कि जैसे कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा लगता है कि इसके अंदर निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति होगा। यानी कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है ठोस योजनाएं, कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी ने तो एक योजना बनाई थी। अब योजना किस प्रकार की बनाई थी, कि बस्तियां, कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको जो बस्तियां मिलती है वो बस्तियों के चारों ओर दीवार थी, उनको जो कि चबूतरे पर बनाया गया था। तो इनके अलावा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको सड़कें मिली है, सड़कें बड़ी बड़ी है और ये सड़कें चौकोर है ना, गिड़ पड़ती में बनी हुई है सड़कें। नालियाँ, जो कि सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई है, नालियाँ ढकी हुई है, पक्की ईंटों से बनी हुई है नालियाँ। इसके साथ ही बाट, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर नाप तोल की एक प्रणाली थी, जो कि एक प्रकार की बाट चार में हमको देखने को मिलता है। मोहरे, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे
सभी जगह हमको देखने को मिलती है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सभी व्यवस्था, इस समय जो निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति तो था, व्यक्ति या कोई समूह था। अब ये इतिहासकार है ना, और ये इतिहासकार अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसने बनाया, क्योंकि इसको हमें साक्ष्य नहीं मिलते। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पर राजा जैसी कोई व्यवस्था होगी, यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा जिसको अधिकार होगा, शक्तियाँ होगी, लेकिन प्रमाण नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यदि राजा होता तो राजभवन भी होता, राजा की जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी होती। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमको ऐसी कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं जिनके आधार पर हम कह सकें कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजा था। तो जो कि अलग अलग विद्वान इस पर अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं, अलग अलग निर्णय देते हैं। तो ये कन्फर्म डिसाइड नहीं किया गया कि यहाँ पर राजा ही था, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी थी, या कहें कि लोगों का समूह हो सकता है। उन लोगों को समूह के द्वारा यहाँ पर प्रशासन चलाया जाता हो, उसमें अनेक लोग हो सकते हैं शामिल। इसके बाद में हम बात करें कि धर्म की, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ना, वो किसी न किसी धर्म को तो मानते थे, क्योंकि हमको अवशेष मिले हैं। जैसे कि वहाँ पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता में एक आग शिव मिला है, जो कि शिव हिंदू धर्म में एक शिव का रूप है। उस एक मोहर मिली है, उस मोहर पर एक किसी एक देवता की एक फोटो हमको लगती है, उसके चारों ओर पशु है, इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि ये आग शिव है। शिव का एक ऐसा रूप जो कि पशुओं का, जो कि भगवान माना जाता है। इसके बाद में हमको सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति मिली है। वो मूर्ति ऐसा प्रतीत होता है कि ये मातृ देवी है, उसकी मूर्ति थी और इसकी पूजा की जाती थी। साथ ही हमको जो कालीबंगा है, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के पास जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा में हमको हवन कुंड, जो पुजारी हवन करता है ना, उस हवन कुंड के हमको साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड मिले हैं, तो हवन कुंड क्यों बनाए होंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के हमको हवन कुंड मिले हैं, तो इससे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भाई यहाँ पर हवन भी किया जाता होगा, है ना। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में हमको एक तालाब मिला है, और ये जो तालाब है, जो कि आज की स्विमिंग पूल का जैसा है। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये जो तालाब है, यहाँ पर सामूहिक जो कि स्नान किया जाता था। और हिंदू धर्म में जो सामूहिक स्नान जो कि तीर्थ स्थल पर किया जाता है ना। तो इससे ये अनुमान लगाते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो धर्म को मानते थे। इनसे ये प्रमाणित किया जाता है। अब इसके बाद में देखें कि शारीरिक बनावट की, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके अंदर शारीरिक बनावट, शारीरिक शरीर कैसा था। तो हम कहें कि जैसे पंजाब है, पंजाब और सिंध, आज का जो पंजाब और जो सिंध है, यहाँ के जो कहें कि हम किस प्रकार इतिहासकार शारीरिक विशेषता निर्धारित करते हैं, तो हमको सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करने पर जो कंकाल है, मानव के कंकाल है, उनके हमको अवशेष मिलते हैं। जो उनकी हड्डियों का अध्ययन करने के बाद में हमारे इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये पंजाब है ना, पंजाब और सिंध का इलाका है, यहाँ पर जो लोग रहते थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय, वो उनका सिर बड़ा था, उनका सिर बड़ा था और वो बड़े कद वाले थे। जैसे कि आज भी सिंध और पंजाब के क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनका सिर बड़ा होता है और कद बहुत बड़ा होता है। जैसे कि पंजाब रेजिमेंट में हम देख सकते हैं कि पंजाब रेजिमेंट उनके ठीक इसी प्रकार के वो लोग होते हैं। इनके बाद में देखें कि जो गुजरात है, जो भारत का गुजरात है, इस भारत के गुजरात के लोगों की विशेषता ये थी उस समय इतिहासकारों ने हड्डियों का अध्ययन करने के बाद में बताया कि यहाँ के लोग है ना जो कि गोल होते थे, गोल, उनका सिर गोल होता था। इसके बाद में देखें कि इतिहासकारों ने ये कहा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सभ्यता में लोग रहते थे, तो उनकी हड्डियों का अध्ययन करने के बाद में इतिहासकारों ने कहा कि हमको ये साक्ष्य मिले हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो नष्ट हो गई, लेकिन इस सभ्यता पर जो वर्तमान में लोग रह रहे हैं, जो वहाँ के मूल निवासी है, उन लोगों का जो शरीर वैसा ही है जैसा कि प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनका था, चाहे भले ही कुछ परिवर्तन हो गया हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आज के जो उन स्थानों पर जो लोग रहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जगह, जो मूल निवासी हैं वहाँ के, उनका शरीर ठीक वैसा ही है जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जैसा है।
जैसा था, भले ही उसके अंदर छोटे मोटे परिवर्तन आ गए हो। तो इसके अंदर हमने ये देखने का प्रयास किया। अब इसके बाद में जो हमारी अगली पार्ट नंबर 6 होगा, सीरीज नंबर 17 होगी, उसके अंदर हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आखिर समाप्त हो गई। तो शायद आप इतनी देर तक देख रहे हो तो शायद आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हम नहीं कहेंगे कि इसे लाइक। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद। हाँ, इसके साथ ही हमारा जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी। उस पर क्या होता है कि जो ये है ना हमने बताया, इसका PDF वहाँ पर मिल जाता है, तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद।